जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जो है बीपीएससी एंड बिहार एसएससी के लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे और मैं उसका आंसर जो है बताते चलूँगा। आप लोग भी अपने मन में उसके आंसर रखेंगे और अपने आप काउंट कर लेंगे कि कितना आपका सही हो रहा है। तो ये 50 क्वेश्चन का सीरीज है दोस्तों, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम के लिए होने वाले हैं, बीपीएससी और बिहार एसएससी के लिए। तो बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा पहला जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो आपके आंसर हो जाएंगे दोस्तों उपर्युक्त में से सभी, यानी कि जो कि आपका आंसर होगा वो भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त है वो अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, 16 और अनुच्छेद 19 में जितने भी आर्टिकल हैं 15, 16, 19 में वो सारे किसी भी भारतीय को प्राप्त हैं। तो यानी कि आपका आंसर जो होगा वो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्न कथनों पर जो है दोस्तों विचार करना है और उसके बाद आपको आंसर देना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो आप पढ़ें पहले कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है और राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। तो केवल एक सही है या केवल दो या केवल एक दो सही है या उपर्युक्त सभी। तो निम्नलिखित जो है कथन है इन तीनों को देखते हुए ये तीनों सही हैं। तो इसका मतलब ये तीनों जो हैं तो दोस्तों ये जो हैं तीनों जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। राज्यसभा के जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है और न्यूनतम जो आयु है वो 30 वर्ष होती है। तो इस अनुसार से हम लोग कह सकते हैं कि एक और दो मतलब बिल्कुल ही ये तीनों जो कथन है वो गलत हैं। तो दोस्तों मैं आपको जो है बताऊंगा नहीं, सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर बताते चलता हूँ क्योंकि इससे बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये आपका रिवीजन टाइप का हो, जिसमें कि आप लोग बहुत ही कम समय में कम से कम 50 प्रश्न को देख पाएँ। तो दोस्तों मैं बस आपको आंसर बताते चलता हूँ और आप भी अपने मन में आंसर का जवाब सोचते चलें। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 14 दिन होगा, यानी कि आंसर नंबर ए। फिर आगे बढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो या उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की हो। तो आपका जो है आंसर उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो आपका आंसर केवल एक होगा। तो ये पढ़ लें आप लोग दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न जो है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो आपका जो आंसर होगा वो 2 माह, यानी 2 माह के भीतर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया। तो आपका आंसर जो दोस्तों 1963 में पहली बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 37 जो है, जिसमें कि नीति निर्देशक के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो 8वां प्रश्न है दोस्तों कि चलैया समिति का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया था। तो आपके आंसर हो जाएंगे 1991 में चलैया कमेटी का गठन किया गया था। और दोस्तों आपको ये कमेंट करना है कि चलैया समिति जो है वो किससे संबंधित थी। तो ये आप कमेंट करके ज़रूर हमें ये बताएं। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन यानी कि चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति, काली क्रांति, धूसर क्रांति, गोल्डन क्रांति। तो आपका जो आंसर हो जाएगा भूरी क्रांति, जो कि कोको उत्पादन यानी चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे
इस प्रकार से जाना जाता है। तो इसे जो है हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी या चीप मनी या हॉट मनी, तो इसे हॉट मनी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी कि FRP अनुमोदित करता है। कौन अनुमोदित करता है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति जो है वो गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य निर्धारित करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग पहले पढ़ लें कि सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालत का वकीलों द्वारा बहिष्कार, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। तो यानी कि आप लोग देख सकते हैं क्लियरली जो ये 3 जो है असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में थे, लेकिन ये जो सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी ये नहीं था। तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च की समाप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं को कालक्रम सही है। तो आपको बताना है कि कौन सा कालक्रम जो है सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है दोस्तों, ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो चौरी चौरा कांड जो है वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, तो बिल्कुल सही। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ये भी सही है दोस्तों। पूना समझौता जो है 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। और भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को हुआ था, ये बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो है आपको ये करेक्ट करना है और आपको बताना है कि आपका जो आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च को नहीं हुआ था, अगस्त के माह में हुआ था। बढ़ते हैं अगला दोस्तों कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 अक्टूबर 1943, यानी कि बी नंबर जो आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था किस वर्ष और किसके द्वारा? तो 1829 के जो नियम नंबर 17 है दोस्तों, ये बहुत ही डीपली क्वेश्चन है दोस्तों। तो अधिकतर जो है 1829 याद रहता है, लेकिन आपको थोड़ा सा और अन्य की अपेक्षा ऊपर पढ़ना है, तो आप लोग जरूर ये सारा पढ़ के जाएं दोस्तों कि सती प्रथा का उन्मूलन जो है 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन प्रथम, यानी कि लॉर्ड एल्गिन प्रथम जो थे वो वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का उनको श्रेय जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर आपको स्लो लग रहा है वीडियो, तो आप लोग वीडियो को स्पीड में भी देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपके रिवीजन का सवाल है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप कम से कम समय में ये 50 प्रश्नों का रिवीजन कर लें दोस्तों। तो हमारा जो प्रश्न है अगला कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो आपके आंसर हो जाएंगे दोस्तों पल्लव। पल्लव वंश जो है, राजवंश जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं थे। और दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी अपडेट हो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और साथ ही साथ अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के वीडियो आप लोग अगर डेली चाहते हैं तो कमेंट में भी ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए ये डेली प्रैक्टिस सेट ला सकूं और आपका जो है कम समय में रिवीजन करवा सकूं दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के विशेष अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो आपका जो आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो चतुर्थ बौद्ध संगीति में विभाजन हो गया था। और आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली पुत्र हैं।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो शाहजहां को मुगल शासक शासनकाल का स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था मुगल काल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो दीवाने अर्ज जो है वो सैन्य विभाग से संबंधित था। आपका आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बसावन ए दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो अकबर होगा, यानी कि बसावन व दसवंत जो है वो अकबर के शासक के दरबारी कवि थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है। कुडनकुलन ये कर्नाटक में नहीं है, ये गलत है दोस्तों। अब और काकड़ापाड़ा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में, ये बिल्कुल सही है। तो कुडनकुलन कहाँ पे है ये ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताएं। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य जो है 38वीं समांतर रेखा स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो अच्छे ईंधन का गुण कौन सा नहीं है वो आपको बताना है दोस्तों। ये आप लोग पढ़ें, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। ईंधन का उसमें मान उच्च होना चाहिए, ये तो एक अच्छे ईंधन का गुण होता है दोस्तों। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छे ईंधन का ये जो है गुण नहीं होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट नहीं छोड़ता है और ना ही हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करता है। तो ये आपका आंसर जो है यही हो जाएगा। और ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम न ही ज़्यादा होना चाहिए, तो ये अच्छे ईंधन का गुण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है, और इधर जो है विटामिन के नाम है और इस तरफ सूची 2 में उससे संबंधित रोग हैं। तो आपको सुमेलित करना है दोस्तों। ये बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि विटामिन B7 जो है वो बालों का झड़ना से संबंधित होता है, और विटामिन B12 जो है वो दोस्तों प्राणसी और रक्तता का होना ये दर्शाता है दोस्तों। और विटामिन ई जो है दोस्तों वो बांझपन उत्पन्न करने से संबंधित है, और विटामिन के रक्त के थक्का बढ़ने से। तो आपका आंसर जो है दोस्तों इस प्रकार से कुछ हो सकता है, होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 31 जो है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या होती है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा गैलेक्टिक इकाई जो है एक तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता, ब्रेन ट्यूमर, घेंघा। तो वर्णांधता जो है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत ही कम होने के चांसेस रहते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में निम्न में से किसमें न्यूक्लियक अम्ल नहीं पाया जाता है? केंद्रक, केंद्रिका, हरित लविका और हरित लवक, राइबोसोम, जीव द्रव्य। तो आपका आंसर जो है जीव द्रव्य में न्यूक्लियक अम्ल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, यानी कि आपको 3 जो हैं केंद्रक, हरित लवक और राइबोसोम, इन तीनों में न्यूक्लियक अम्ल पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों कि निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? मछली का तेल, पालक, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे या आम। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, यानी कि जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे जो है एक का अच्छा स्रोत नहीं है, बाकी जो है ये तीनों अच्छा स्रोत हैं ए के। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि सूची 1 को सूची से मिलान करना है, यानी कि एक तरफ जो है
फिजिक्स से संबंधित प्रतिरोध, विद्युत प्रवाह वगैरह हैं, और इधर उसके यूनिट हैं, यानी कि उसको किस में मापा जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रतिरोध को हम लोग ओम में मापते हैं। तो उसके बाद विद्युत प्रवाह को जो दोस्तों हम लोग एम्पियर में मापते हैं, और बल को यानी फोर्स को जो है वो न्यूटन में मापते हैं, और पावर को वाट में मापते हैं। तो ये मिलान हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। तो धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला जो तत्व है वो लिथियम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये बताना है। तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण नहीं होते हैं, तो जस्ट अपोजिट है, तो ये गलत हुआ दोस्तों। यह एक बहुलक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होते। पहले ही हमारा जो आंसर होगा वो, यह एक प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक रबड़, और इसमें लोचदार गुण होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से आपका जो आंसर हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा, यानी कि किसी भी रासायनिक गुण को इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तय करता है। यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो उसके प्रॉपर्टीज़ पर निर्भर करता है कि उसको मेटल हो सकता है, यानी कि उसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यानी कि वो डोनर होता है, जिस कारण से वो मेटेलिक गुण निर्भर कर बनाता है। तो वगैरह वगैरह इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही जो है किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है। और देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो आपको बताना है दोस्तों। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, भगीरथी और अलकनंदा के ही संगम पर देवप्रयाग स्थित है। तो बाकी के प्रयाग के बारे में भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में किस राज्य के से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। तो मध्य प्रदेश से जो है कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है, और इन तीनों राज्यों से भी तो गुजरती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सवाना घास स्थल, टुंड्रा बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और मैंग्रोव वन। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी कि जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तो वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होने के कारण वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है दोस्तों। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में बिल्कुल सही, और सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है। रोहिला जो है वो गुजरात में नहीं है। तो ये गलत हुआ आंसर आपका, तो आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। तो आपका आंसर जो होगा अगुलहास जो है वो शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, यानी कि बाकी जो वेनेजुएला, हम्बोल्ट, लेब्राडोर ये सब हैं, ये कौन सी जलधारा है, शीत जलधारा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि 47 नंबर का है, और ये लास्ट भी है दोस्तों। और ये बताना है कि रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है दोस्तों। भूकंप के लिए, ज्वालामुखी के लिए, तूफान के लिए, या जंगल की आग के लिए। तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा रिंग ऑफ फायर, वो भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। और कुछ जो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे कि तकला मकान किस देश में है। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो आप ज़रूर क्वेश्चन बताएं कि तकला मकान किस देश में है। ये दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन का ये सेट था। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि हमें भी मनोबल मिले, और आगे में भी मैं डेली इसी तरह के प्रैक्टिस सेट ला सकूं ताकि आपका जो है तैयारी बूस्टअप हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।